नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और शुरुआत अपने कार्यक्रम की हम जिस तरीके से देश में राजनीति छिड़ी हुई है, खास करके उदयनिधि स्टैलिन के बयान के बाद सनातन धर्म को लेकर, सर वार और पलटवार दोनों तरफ से हम देख रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी से इसे जोड़ रही है, भाजपा इसे सनातन धर्म के अपमान से जोड़ रही है। पूरा का पूरा मामला आप कैसे देखते हैं? इसका चुनावी कनेक्शन क्या हो सकता है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर देश की बात आती है और जहाँ पर धर्म की बात आती है, जहाँ भी आस्था की बात आ जाए तो वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होती नहीं है ना। मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी का स्तर उतना नहीं हो सकता है कि मैं देश के खिलाफ कुछ भी अनर्गल बोल दूं। मेरे को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का स्तर उतना नहीं हो सकता है कि मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल दूं। और आप ये देखिए कि जो अगर वो अभिव्यक्ति की आज़ादी से इसको जोड़ रहे हैं, तो नुपुर शर्मा ने जब कहा था तब क्यों देश भर में दंगे हुए थे, क्योंकि देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, क्यों सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही थी, क्यों विदेशों में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। फिर उसको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी तक ही सीमित रखना चाहिए था। उन्होंने तो माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन अब आप जिस तरीके से सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं और रोजाना जो ये इंडी गठबंधन है उसका कोई ना कोई नेता कभी श्री रामचरितमानस पर कोई टिप्पणी कर रहा है, कभी कोई सनातन परंपराओं पर, कभी धर्म पर, कभी हमारी सभ्यता पर, तो ये लगातार जो हमले हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है अचानक से कोई सनातन धर्म पर हमला करने के लिए आक्रांता बुला लिए गए हैं। और ये आक्रांता कब बुला लिए गए हैं? आप अगर सारे जिनके भी बयान आए हैं आप सबको जरा एक बार नोट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो मुंबई में बैठक हुई थी इंडी गठबंधन की, उसके बाद से ये सारा का सारा सिलसिला शुरू हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर ने, ठीक है कि पहले भी इस तरह के बयान दिए थे, लेकिन जो लगातार जो सिलसिला शुरू हुआ है वो मुंबई बैठक के बाद हुआ है। तो ये एक सवाल बनता भी है कि क्या उस बैठक में कोई इस तरीके का एक रूपरेखा बनाई गई कि हमको किस राह पर जाना है और जो चुनावी जो परिदृश्य है उसको क्या स्वरूप प्रदान करना है। तो ये जरूर सवाल बनता है। और अगर ये रूपरेखा बनाई गई है तो ये बहुत ही गलत और कह सकते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला निर्णय ले लिया है इंडी गठबंधन ने। अब जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, या और तमाम तरह के जो सामयिक मुद्दे हैं, उनके अलावा अगर आप धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और धर्म के आधार पर आप अपने जो वोट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि शायद किसी ने गलतफहमी में आपको डाल दिया है। क्योंकि अगर आप इस मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर, या जो हमारी परंपराएं हैं सनातन की, या बाकी सब जो इस तरीके के राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, उन पर अगर आप बीजेपी से टक्कर लेते हैं तो थोड़ा सा मुंह की ही खानी पड़ेगी। क्योंकि वो शुरू से इस मुद्दे को लेकर अडिग रहे हैं, कभी उससे भटके नहीं। भले ही एक समय में कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी को एक तरह से राजनीतिक छुआछूत उस समय कांग्रेस ने बढ़ावा दिया था, तो बीजेपी को कोई हाथ नहीं लगाता था, बीजेपी के साथ कोई जाता नहीं था। बिल्कुल। तो ये एक स्थिति इस समय कांग्रेस से पैदा करती थी। लेकिन वो आप देखिए, उनको कोई हाथ नहीं लगाता था, कोई उनके साथ जाता नहीं था, उसके बावजूद वो उस पर डटे रहे, उससे हटे नहीं। तो असली तो वो वही है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अब फिर जब असली एक सामने है और दूसरा उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो जनता भी देखती है कि हम मूल के साथ रहें। जो तुरंत अभी अब जिसने अपना रुख बदला है, क्या वो चुनाव के बाद भी वही रुख रहेगा? इस पर भी एक सवाल रहता है। और दूसरा, हमको ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह से एक नकारात्मक राजनीति की जो शुरुआत करी है इंडी गठबंधन ने, आप बड़ा लक्ष्य लेकर चले हैं, बड़ा दिल लेकर चलना चाहिए। तो ये नकारात्मक राजनीति की बजाय और किसी के आस्था को ठेस पहुंचाने की बजाय, और मुझे एक चीज़ और लग रही है, अगर हम देखें तो ये जो शायद ये कांग्रेस के नेताओं के या डीएमके के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उससे सभी इंडी गठबंधन के जो दल हैं उससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो उसी दिन खारिज किया था। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस ने और डीएमके ने अब तक इसको खारिज नहीं किया है। जी,
इवन समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी कह दिया है कि वो बकवास कर रहे हैं, मैं तो रोज सनातन धर्म का पालन करता हूं। जी, जी। समाजवादी पार्टी ने कह दिया, लेकिन डीएमके कांग्रेस अभी भी खामोश है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके मन में कुछ और चल रहा है। जी, देखिए वो कर्नाटक वाला कहीं प्रैक्टिकल तो नहीं है जिसका रिजल्ट उन्हें मिला और उसको अब ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, जी। अब लेकिन आप देखिए ना कि वहाँ भी कर्नाटका में भी अगर हम देख लें कि उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे, हाँ, अपने ठीक है कि वो 2-4 जो उनकी गारंटियां थी उनको पूरा करने की दिशा में उन्होंने कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन क्या कर्नाटक विकास की राह पर आगे जा रहा है? विकास की राह पर तो आगे तब जाएगा जब वहाँ पर सरकार एकजुट होकर काम करेगी। एकजुट है ही नहीं, वहाँ पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोल दे, बीके हरिप्रसाद को नोटिस गया है ऐसे, और इससे पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ स्वर उभरे कांग्रेस नेताओं के, तो उनको नोटिस दिया गया या उनको चुप करा दिया गया। डीके शिव कुमार के कुछ बयान बीच में ऐसे आए हैं जिससे उन अभी भी लगता है कि उनको मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा तो है अभी उनकी, वो जो एक चीज़ रह गई है, कसक रह गई है, वो उनकी अभी पूरी हुई नहीं है। तो वो ऐसा अब कर्नाटका का देखिए, हर जब हम राज्य विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि हर राज्य की प्रकृति अलग है, हर राज्य के मुद्दे अलग हैं, और किसी एक राज्य में कोई एक फॉर्मूला हिट हो गया है, सफल हो गया है, तो दूसरे राज्य में भी हो जाए तो वो सफल नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये फ्री वाली जो राजनीति करने के लिए गुजरात गए थे, वहाँ पर सारे प्रत्याशियों की इनकी जमानत जब्त हो गई, तो और वो अधिकतर की 2-4 जो जीते थे वो भी उसमें से भी भाग गए। तो वो आप देखिए कि ये हर जगह एक ही फॉर्मूला फिट हो जाए ऐसा नहीं होता, और जब विधानसभा और लोकसभा की बात होती है तब भी मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में मुद्दे अलग हैं, विधानसभा में अलग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम एक जगह वो फार्मूला लेकर आ गए हैं, सफल हो गए हैं, तो दूसरी जगह भी लेके आए। हर पार्टी को ये पता है। और नहीं, जैसे कर्नाटक में क्या था कि भाजपा हनुमान जी, राम मंदिर, इन सब का जिक्र किया करती थी। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया था, खास करके एक वर्ग के पक्ष में। पीएफआई को लेकर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। इसके अलावा उसने सिर्फ गारंटी दे दिया और भाजपा राम मंदिर और हनुमान जी करती रह गई, तो भाजपा को नुकसान हुआ, उसे फायदा हो गया। जी, लेकिन अब आप देखिए कि जब सनातन धर्म पर जब हमले हुए तो सत्तारूढ़ पार्टी जो बीजेपी है केंद्र में, उसके ही नेता सामने आए और चाहे विपक्ष को घेरने के लिए आए, चाहे सनातन धर्म के बचाव में उतरे, और प्रधानमंत्री ने खुद निर्देश दिया पार्टी के नेताओं को कि तर्कपूर्ण इस तथ्य पेश करें सनातन धर्म के पक्ष में। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने खुद मुद्दा उठाया ये अपनी चुनावी रैली में भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। तो ये, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो इन्होंने जो एक चीज छेड़ दी है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है इंडी नेताओं ने, तो ये इन्होंने सामने वालों को छक्का मारने जैसी बॉल फेंकी है। हाँ, और जब प्रधानमंत्री ने उठा दिया सनातन धर्म का मुद्दा, आप देखिए कि आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री फिर इस मुद्दे पर गरजेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम जो बीजेपी के नेता, बीजेपी का एजेंडा स्पष्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी को पता है कि जिस तरह से इन लोगों ने, और ऐसा नहीं है कि एक हमला कर दिया उसके बाद सब रुक गए, लगातार हमले हो रहे हैं। तो लगातार हमले हो रहे हैं तो वो भी लगातार बोलेंगे, तो आपने खुद ही चुनाव को गलत दिशा में डाल दिया है, और वो कह सकते हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया है। और आप चुनाव जो होने हैं विधानसभा के, अब आप देखिए कि संसद का जो विशेष सत्र होने जा रहा है, इसमें क्या क्या मुद्दे आएंगे। सरकार ने एजेंडा तो सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो सरकार उसी समय लाती है। ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं। नहीं, मैं वहीं आ रहा था, अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हम कर रहे थे, तो मैं वो सवाल पूछता, लेकिन उससे पहले पूछना चाह रहा हूँ कि एजेंडा तो सामने आ गया, लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो शीतकालीन सत्र में नहीं आ सकता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्दे के पीछे क्या है? नहीं, देखिए पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ होती हैं। अब जैसे अगर हम देखें तो उस दिन सदन के एजेंडा में नहीं था कि 370 हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन वो आ गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार उसी समय बताती है, और उसको संवैधानिक अधिकार है, तो वो अभी से नहीं बता सकती। तो ऐसे हमको अभी बहुत सारी चीज़ों को देखकर चौंकने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आप मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उसकी राजनीति को देखेंगे तो वो यही है कि वो तमाम मुद्दे फैला देते हैं,
विपक्ष को समझ नहीं आता कि हम इसको उठाएं, इसको उठाएं, इसको उठाएं, इसको उठाएं, वो उसी में उलझ कर रह जाते हैं और वो अपना काम कर जाते हैं। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं, उन्होंने जो सार्वजनिक किया है और जैसे कि उनको आशंका भी जताई उन्होंने कि ये असल मंशा नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि वो उनकी आशंका सही होगी। बिल्कुल। और एक देश एक चुनाव पे जो अगली मीटिंग है वो 23 को है, 22 को संसद का सत्र खत्म होगा, 23 को मीटिंग है। तो क्या एक राष्ट्र एक चुनाव वाला जो दांव है वो अभी फिलहाल साइड में है? हाँ, फिलहाल साइड में। मुझे लगता है कि शायद विधानसभा चुनाव के बाद इसको, या शीतकालीन सत्र में, या हो सकता है कि वो जो बजट सेशन आना है उसमें, और क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो 2019 के चुनाव से भी ठीक पहले जो गरीब सवर्णों को आरक्षण का दांव खेला था सरकार ने, वो भी एकदम लास्ट मोमेंट पे खेला था, तो वो उस समय के लिए भी कुछ ना कुछ बड़ी चीजें बचा कर रखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब अभिव्यक्ति से आज़ादी से जुड़ा दूसरा मामला सर, 14 टेलीविज़न पत्रकारों को कहीं ना कहीं बहिष्कार करने की स्थिति में ला दिया गया है इंडिया गठबंधन की ओर से। कहा गया कि ये लोग एक खास पार्टी का पक्ष रखते हैं, उस तरीके से सवाल पूछते हैं। तो सवाल यही है कि क्या पत्रकार अब नेताओं और प्रवक्ताओं के अनुसार सवाल पूछेंगे उनसे? क्या जो कदम इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाया गया वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की कोशिश नहीं है, पत्रकारिता का जो धर्म है उसको दबाने की कोशिश नहीं है? ये बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखिए, ये जो काम किया गया है बहुत नकारात्मक दृष्टि से किया गया है। और कांग्रेस से सवाल पूछने की बजाय, इंडी गठबंधन से सवाल पूछने की बजाय हमारा पहला सवाल एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से है कि ये लोग चुप हैं। जब पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए आपका गठन किया गया है तो आप क्यों चुप हैं कि आप पर, एक पत्रकार पर, 14 पत्रकारों पर कोई प्रतिबंध लगा रहा है, कोई पार्टी सरेआम उनके नाम जारी कर रही है और आप चुप हैं? आपने एक ट्वीट नहीं किया, एक कोई आपने पत्र नहीं लिखा। हो सकता है कल को उनके जीवन को खतरा हो जाए। जी, और आज ये जब विपक्ष में है तब आप उन पर वो प्रतिबंध लगा रहे हैं। कल को सत्ता में आएंगे तो उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकते हैं, और भी कुछ किया जा सकता है। एक पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है जी, कर्नाटक में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। तो अब आप देखिए कि जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ अगर मणिपुर में हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन और किसी पत्रकार पर हुआ है तो आप चुप हैं। और जो कांग्रेस ने या इंडी गठबंधन ने किया उस पर बहुत ज़्यादा हैरानी की बात इसलिए नहीं क्योंकि मीडिया को दबाना इनका इतिहास रहा है, और ऐसा करके उन्होंने साबित किया है कि वो जो अपने पूर्वज जो उनकी राह दिखा के गए हैं उसी पर चल रहे हैं। अब आप देखिए कि जब हम आपातकाल की बात करते हैं, उन्होंने, अब कांग्रेस ने ही आपातकाल लगाया था। आपातकाल में मीडिया की क्या स्थिति थी? जो संपादकीय विभाग से अखबारों के उस समय इतने टीवी चैनल्स तो होते नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो अखबारों के जो संपादकीय विभाग थे वहाँ पर पहरा बैठा दिया गया था। सरकार के खिलाफ कुछ छप नहीं सकता था। जिस संपादक ने, जिस पत्रकार ने आवाज़ उठाई उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। और जो सरकारी प्रसारण करता है, चाहे दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, वहाँ पर समाचारों का प्रसारण तभी हो पाता था जब तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री उस कंटेंट को देख लिया करते थे जो वहाँ पर प्रसारित होने वाला है। तो ऐसे लोग जो इस मानसिकता के लोग हैं, और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो देखिए मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, और अगर एक स्तंभ पर भी हमला होगा तो वो बाकी 3 स्तंभों पर भी उसका असर पड़ेगा। तो ये एक जो काम किया गया है, और आश्चर्य की बात देखिए कि राहुल गांधी यूरोप गए हुए हैं, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा कमज़ोर हो रहा है, मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ पर मीडिया पर हमला हो रहा है। तो और आप कहते हैं कि हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ पर पत्रकारों के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया गया। तो आपको देखना होगा कि हम जो कह रहे हैं हमारी बात में कहीं विरोधाभास तो नहीं है, हमारे कर्म में और हमारे कथन में कहीं विरोधाभास तो नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और जो 14 टीवी पत्रकारों का जो बहिष्कार किया गया है वो एक गलत परंपरा है। और आप देखिए कि आज इन पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है, कल को उन चैनलों का बहिष्कार किया जा सकता है जो इनके समर्थक हैं। वो मांग कर रहे हैं कि इन चैनलों को विज्ञापन बंद किए जाएं। जो हो सकता है कि उनकी जो राज्य सरकारें, जहां पर विपक्ष शासित जो राज्य हैं, हो सकता है उनको विज्ञापन बंद कर दें कल को। तो ये तो फिर मतलब आपने गलत परंपरा की शुरुआत कर दी है, और ये कतई लोकतंत्र के हित में नहीं है। और हमको ये भी देखना चाहिए कि आप जब एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं भारत जोड़ो, आप कह रहे हैं कि हम सबको अपना बनाएंगे, हमारी मोहब्बत की दुकान है, लेकिन आपने शुरुआत ही उसकी नकारात्मकता से कर दी है। आपको जो, अगर आपको लगता है कि हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं
तो भी आपको उनको गले लगाकर, राहुल गांधी कहते हैं हम गले लगाकर हम प्यार से सबको जीतेंगे, तो प्यार से उनको जीतिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ हैं वो। लेकिन बहिष्कार, लोकतंत्र में बहिष्कार बड़ी गलत चीज़ है। आपको आपत्ति है, आप उस पत्रकार से आप तुरंत आपत्ति दर्ज कराइए। आपको लगता है कि आपकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया गया है, आप अदालत में जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। आपने कांग्रेस का पत्रकारों से प्यार तो सरेआम है, जिस तरीके से टीवी चैनलों के जरिए मंत्री पद दिए जाते थे। जी जी। और आप देखिए ना कि ये मीडिया के साथ जो व्यवहार है वो आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस दफ्तर में, एक पत्रकार ने सवाल पूछा और राहुल गांधी ने वहीं उनको कहा कि आप बीजेपी के एजेंट हो, हवा निकल गई। तो ये पत्रकारों से जब आप बात तमीज के साथ नहीं करते हैं, और ये तो चलिए औपचारिक रूप पे अब सूची आई है, ऐसे एक आध चैनल हैं जिनको मैं जानता हूं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, कि जिनकी कांग्रेस दफ्तर में एंट्री बैन है। वो अगर वो उनका माइक आईडी दिख गया तो वो जो गार्ड होते हैं बाहर वो अंदर नहीं जाने देते उनको। तो ऐसे जो कह सकते हैं कि अनऑफिशियल बहिष्कार तो पहले से चल रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे नेता हैं जो टीवी एंकर को देखकर, हाँ नाम किसका है, अच्छा उसका नाम है तो ही उसके शो में जाएंगे, उसके शो में नहीं जाएंगे। तो ये तो पहले से चल रहा आ रहा है, ये औपचारिकता इसको अब प्रदान की गई है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, शायद किसी ने लिखा हुआ था, शायद कोई कांग्रेस का ही नेता था या ध्यान नहीं है मुझे अच्छी तरह से, कि अभी एक सूची और आएगी। तो आप ये जो सूचियां लाकर आपने जो जिस तरह से नकारात्मकता की शुरुआत करी है वो अच्छी बात नहीं है। छोटा दिल रखकर जो बड़ी जीत हासिल नहीं की जा सकती, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और जिन पत्रकारों का उसमें नाम है, उन पत्रकारों को देश के लोग ज़्यादा देखते हैं, टीआरपी के मामलों में वो ज़्यादा हैं। तो आपके जाने नहीं जाने से उन पे कितना फ़र्क पड़ेगा ये समय बताएगा, लेकिन दर्शकों का प्यार उन्हें मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल हमें भी आपके प्यार की आवश्यकता है, तो आप हमारे कार्यक्रम को देखिए। कोई सुझाव हो तो जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।